हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। जिस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस भी एक सेल के अंदर इसी तरह से इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरह से ही वर्क करता है और सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ये अपने साथ कैरी करता है, जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स हो गए, जीन्स हो गए, डीएनए हो गए। तो ये जो सारे जेनेटिक मटेरियल है वो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जीन्स की प्रेजेंस की वजह से ही हमारी जो सेल होती है वो डिसाइड कर पाती है कि अब आगे नेक्स्ट क्या करना है। इट मीन्स उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक सेल डिवीज़न हो गया, तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं वो इनकी प्रेजेंस की वजह से ही हो पाते हैं। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारे सेल का, या कह सकते हैं कि ये एक तरह से हमारी सेल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देखिए, बात की जाए अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, तो 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑर्किड्स की रूट्स के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा और उन्होंने इसे एरियोला नाम दिया। बाद में इसे ही हमने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कह सकते हैं, इसलिए इसकी स्टडी को कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो बात की जाए कि न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियस जो है वो हर एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर हमें जनरली देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड एक ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है कि कई सारे जेनेटिक मटेरियल अपने साथ कंटेन करता है, जो कि हमारी हेरिडिटी के अंदर भी काम आते हैं। जब कोई करेक्टर्स, या हम कहते हैं कि कुछ करेक्टर्स हमारे अंदर ऐसे हैं जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं, तो ये जो सारे पेरेंट्स के थ्रू जो हमारे अंदर जो करेक्टर्स आ रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर उनके थ्रू आ रही है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भेजने का काम जो है, वो सारा जो मटेरियल है, वो सारा मटेरियल जो कि इस इन्फॉर्मेशन को आगे वाली जनरेशन में भेज रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलती है, या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के ऊपर हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। देखिए, न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो ये जो है एक सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है एनिमल सेल के अंदर। देखिए, अगर हम मेमेलियन सेल्स की बात करें तो जो हमारा इस न्यूक्लियस का डायमीटर होता है जनरली 6 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि पूरी सेल का 10% पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल या जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिस तरह से हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसकी अगर शेप की हम बात करें तो जनरली ये राउंड शेप ही होता है। अगर इसकी साइज़ की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला मटेरियल के ऊपर ये प्रेजेंट करेगा कि क्रोमेटिन का नंबर कितना है, और जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म की क्वांटिटी कितनी है। अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का साइज़ भी बड़ा होगा, और अगर कम है तो साइज़ छोटा होगा। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले मटेरियल के ऊपर। बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में। देखिए, क्या होता है कि ये एक रेशो होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स की। अगर बात करें तो ये हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक रेशो होता है, उनके वॉल्यूम का रेशो होता है। जिस तरह से हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसी तरह हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के अंदर शो किया जाता है। हर्ट वीकनेस के लिए एक फॉर्मूला बताया, जो कि होता है NP = VN/VC - VN। VN का यहाँ पर वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम, और VC का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम।
जब हमारी सेल डिवीज़न वाली कंडीशन आती है, यानी कि हमारी जो मदर सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा और इस तरह से सेल साइकिल स्टार्ट होगा। और सेल साइकिल स्टार्ट होने के बाद ये हमारा मदर सेल होगा वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक रेस्टिंग स्टेज के अंदर इनका एक रेशो के थ्रू इनको शो किया जाता है और वो इस फॉर्मूला से बताया जाता है। जाए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला होता है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि हमारे न्यूक्लियस को कवर करने वाला एनवेलप। जिस तरह से हमारी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को कवर करके रखती है, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक एनवेलप या एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इट मीन्स यहाँ पर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। दूसरा बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, जिस तरह हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा मैट्रिक्स पार्ट जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन जो होते हैं वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाला मटेरियल होता है, या हम कह सकते हैं ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्रोमेटिन कह सकते हैं। फोर्थ होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक तरह का एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, ये भी सर्कल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के फंक्शन के बारे में, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो जनरली क्या होता है कि हमारे राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है उनको फॉर्मेशन करने का काम करता है। इनके अंदर क्या होता है कि राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोटीन और एंजाइम्स और आरएनए जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर ही स्टोर होते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की, जिसे हम कैरियोथिका भी कह सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है हमारे न्यूक्लियस को सेल के साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप इतना एडवांस नहीं होता, या कह सकते हैं कि उसके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एनवेलप की अगर बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 75 to 90 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, वो लिपोप्रोटीनियस होता है, ठीक है। और इसके जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होती है सेपरेट होती है एक दूसरे से, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि 100 to 170 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इट मीन्स हमारी जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी वो 2 मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रफ होती है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस से ही हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट हुई होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जिस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरह हमारे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये राइबोसोम्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इन राइबोसोम्स के अगर वर्क की हम बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देखिए यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस के एनवेलप के ऊपर या उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स हमको देखने को मिलते हैं इस तरह से। ये जो पोर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हमारे साइटोप्लाज्म से हमारे न्यूक्लियस का कनेक्शन बनाए रखना। इट मीन्स हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा आरएनए हो गया, उस आरएनए को हमारी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाने का काम जो होगा ये न्यूक्लियर पोर ये इस काम में हेल्प करते हैं। देखिए अगर बात करें कि एक सेल के अंदर या एक मेमेलियन सेल की बात की जाए तो उसके न्यूक्लियस के ऊपर 3000 to 4000 पोर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके डायमीटर की अगर बात करें तो ये 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। देखिए ये जो पोर होता है इस पर कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है जिसको कि हम एन्यूलाई कहते हैं। ये एन्यूलाई आपस में कनेक्ट होकर, या पोर और ये एन्यूलाई आपस में कनेक्ट होकर हम इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? इसका एक ही काम है कि ये हमारा कनेक्शन बनाए रख रहा है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। जिस तरह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे
जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उसके लिए जो हमें आरएनए की ज़रूरत होती है तो वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बनता है। अब उस आरएनए को हमारे इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, इस तरह से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। की जाए न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर बात करें कि हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा क्रोमेटिन, हमारे हमारे न्यूक्लियोलस, ये जो सारे इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स जो हैं हमारे न्यूक्लियस के, वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, बात की जाए हमारे कई सारे सब्सटेंस जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो हमारे साइटोप्लाज्म की तरह ही एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर जिस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उसी तरह न्यूक्लियस के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, हमारा क्रोमेटिन्स हो गए, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स न्यूक्लियस के वो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। की जाए क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन क्या होते हैं? ये एक तरह का मास जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारा डीएनए और प्रोटीन को जो होता है एक कंबाइंड फॉर्म में बनाए रखने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस आती है उस टाइम पर ये क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जो हम इसके वर्क की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमेटिन होता है इसका काम ये है कि जो हमारा डीएनए है, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको इस तरह से कंबाइन करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाए रखने की कोशिश करना, जिससे कि उसका वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीटली आ जाए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है वो लाइट स्टेन पार्ट होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो जो होता है डार्क स्टेन पार्ट होता है। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो थोड़े से थिक होते हैं, और जो हमारे यूक्रोमेटिन होते हैं वो हमारे डिफ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये जो हमारा यूक्रोमेटिन होगा वो जेनेटिकली मोर एक्टिव होता है, और जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो जेनेटिकली इतना एक्टिव नहीं होता जितना कि हमारा यूक्रोमेटिन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रोमेटिन जो है हमारी जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाए रखने का काम करता है। बात की जाए न्यूक्लियोलस की, तो देखिए, जब हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर एक डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। इस डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर को ही हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी कि इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन हमको देखने को नहीं मिलती। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? देखिए, अगर इसकी वर्क की हम बात करें तो इसका काम होता है जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, उन राइबोसोम्स के सब यूनिट्स का फॉर्मेशन करने का काम जो होता है वो हमारे न्यूक्लियोलस का होता है। इट मीन्स हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे राइबोसोम्स को सिंथेसिस करने के अंदर उनमें हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस का जो मेन काम है वो हमारे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना होता है। बात की जाए इसकी डिस्कवरी की, तो 1781 के अंदर फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमारे न्यूक्लियोलस के बारे में बताया, और बोमेन नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1840 के अंदर इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारे सेल डिवीज़न के प्रोफेज स्टेज के अंदर तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि देखने को नहीं मिलता, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे हमारे टीलोफेज आता है तो टीलोफेज स्टेज के अंदर ये दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी 4 टाइप के अंदर डिवाइड होता है। पहला होता है फाइब्रस सेंटर, दूसरा होता है ग्रेनुलर पार्ट, तीसरा होता है हमारा डेंस फाइब्रल पार्ट, और फोर्थ होता है हमारा न्यूक्लियर वैक्यूल। फाइब्रस सेंटर की अगर हम बात करें तो इसे हम न्यूक्लियोनीमा भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन यहीं पर होता है। इसके अंदर क्या होता है, 50 to 80 एंगस्ट्रॉन्ग लेंथ के फिलामेंट भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
पार्ट की अगर बात की जाए तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसका पेराइटल पार्ट होता है, उसका फॉर्मेशन हमारा ग्रेन्युलर जोन करता है। इसके अंदर हमें आरएनए और प्रोटीन्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अगर डायमीटर की हम बात करें तो 150 टू 200 एंगस्ट्रॉन्ग इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, डायमीटर के ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पर मिलने वाला आरएनए जो होता है राइबोसोमल प्रोटीन से बाइंड होने का काम करता है। राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए जो हमारा आरएनए होगा वो राइबोसोमल प्रोटीन से बाइंड होने का काम इस पार्ट के अंदर करता है। बात की जाए डेंस फाइब्रल पार्ट की तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा न्यू ट्रांसक्राइब्ड आरएनए होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे राइबोसोमल प्रोटीन से कनेक्ट होने का काम करता है। इसी तरह हमारी न्यूक्लियर वैक्यूल भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि जनरली प्लांट सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलती है। बात की जाए न्यूक्लियस के फंक्शन की तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ही होता है हमारे न्यूक्लियस का कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भेजने का जो काम किया जाता है वो हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के जो मैट्रिक्स है उसी के अंदर हमारे क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं और इन क्रोमेटिड्स के ऊपर हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रही है उसको कैरी करने का काम क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीज़न और प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ जैसे प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करता है। अगर हमारे न्यूक्लियस की बात की जाए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाली जो न्यूक्लियोलस होती है, यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो ये डीएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू हमारे एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एमआरएनए होता है वो ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस की हेल्प से हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है और हमारे आरएनए का सिंथेसिस भी हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही हो रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो हो गया वो हमारी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो हमारी हेरिडिटी के अंदर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है जो कि है कोटा एजुकेशन, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।